लीलावती उदास चेहरे के साथ बोली, कर्तव्य बेटा, तुम्हें पता है कि मेरे लिए उसके पैर पर पैक लगाना बहुत अजीब होगा, क्योंकि तुम मेरे और ईशानी के बीच के उम्र के अंतर के बारे में जानते हो। इसके अलावा वह बहुत नखरे दिखाएगी। मैं सोच रही थी कि क्या तुम इसमें उसकी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों बचपन से एक साथ हो। उसकी बेशर्मी जैसी बातें सुनकर कर्तव्य की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन लीलावती भूल गई कि उसके सामने कर्तव्य सिंह चौहान खड़ा है। सॉरी मामी माँ, मैं बिना सोचे समझे ईशानी की मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको तो पता है ना कि मेरा शरीर ठंड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और मैं ज़्यादा समय तक आइस पैक को हाथ में नहीं लगा सकता, जिस कारण मुझे भी बुखार हो जाएगा। इसलिए इसके लिए बेहतर होगा कि आप ही ऐसा करें। उसने कोई ना कोई बहाना बनाया और जल्दी से वह खाना प्लेट में रखने लगा। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे अपने जासूसों से जानकारी मिल रही है कि तुम्हारे पापा जल्दी तुम्हें एमडी की पोस्ट दिलाने वाले हैं और हमें जल्दी सफलता मिलने वाली है। लीलावती एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली। हाँ, आप खुश हैं? कर्तव्य गौर से उनके चेहरे को देखते हुए बोला। हाँ, हम यही तो चाहते हैं। हमारी सारी सक्सेस एक साथ मिल रही है। फाइनली यू विल बी फ्री एंड विल बी एबल टू लिव योर लाइफ लाइक यू वांट। लीलावती गर्व से बोली। कर्तव्य ने फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, आखिर ये सारे नकली रिश्ते तो टूट जाएंगे और मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता था। डिनर खाया नहीं तुमने? लीलावती ने उसे प्लेट में खाना निकालते हुए देखकर बोली। नहीं, मैं लेट हो गया था, इसलिए अभी लेकर जा रहा हूँ, रूम में खा लूंगा। इससे पहले लीलावती कुछ बोल पाती, कर्तव्य जल्दी से प्लेट उठाते हुए किचन से बाहर निकल गया। कर्तव्य दोनों हाथों में प्लेट और पेस्ट्री लिए बेडरूम में आया। गीतू, हेल्प मी प्लीज। कर्तव्य एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में पेस्ट्री बॉक्स को संभाले हुए बोला। गीतांजलि मुस्कुराई और एक प्लेट कर्तव्य के हाथ से ले ली। ये लो तुम्हारी पेस्ट्री। कर्तव्य ने पेस्ट्री वाली बॉक्स आगे बढ़ा दिया। थैंक यू, गीतांजलि ने कहा। उसके दाहिने गाल को अपने होठों से छुआ। कर्तव्य कंफ्यूज हो गया। ये क्यों? मुझे पता था आप मुझसे किस मांगेंगे और मैं ऐसी नहीं हूँ जो नखरे दिखाऊं। नहीं बोल के नहीं नहीं कहूंगी, इसलिए दे ही दिया। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, वापस लेती हूँ, कहकर उसने उसके गाल को फिर से चूमा। कर्तव्य खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने दोनों प्लेट टेबल पर रखी, नीचे बैठा और गीतांजलि को झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पाइप इतनी वाईफाई रेंज की है। गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली। वाईफाई रेंज? कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए समझाया। तुम मेरी पत्नी हो और मेरी वाईफाई भी, और तुम्हारी रेंज काफी दूर तक है। पहले पहले लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ इतनी स्पष्ट और सहज रहोगी। हालांकि मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि मुझे यह शर्मीलापन और तुम्हारा यह वाइल्ड रूप बहुत पसंद है। वह उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ में दबाते हुए शरारत से बोला। क्या बोले आप? बाइल्ड? आपने मेरा बाइल्ड रूप कब देखा? गीतांजलि ने पूछा। मतलब बाइल्ड वर्जन अवेलेबल है, यही बोल रही हो ना तुम? कर्तव्य ने उसे बातों में घुमाते हुए कहा। गीतांजलि भी उसकी बातों में आ गई। हाँ, सबका होता है, मेरा भी। वह अचानक रुक गई। एहसास हुआ कि उसका पति उसे क्या उगलवाना चाह रहा है। उसने कर्तव्य को देखा, जो भौहें उठाए शरारत से उसे देख रहा था। लव यू स्वीट हार्ट। तुम्हारे हर एक्सप्रेशन पर, हर गुस्से पर, हर प्यार पर, हर वाइडनेस पर, सब पर सिर्फ मेरा हक है। आई वुड लव टू एक्सपीरियंस द स्विच ऑफ थीम। गीतांजलि हैरानी से बोली। और गुस्से पर भी? उसके हाथ कर्तव्य के कंधे तक पहुंच गए। कर्तव्य अपनी नाक उसकी गर्दन में रगड़ते हुए मुस्कुराया, फिर उसके कॉलर बोन पर हल्के से चूमा। हाँ, गुस्सा भी। मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, झगड़ा करना चाहता हूँ, तुम्हें उठाना चाहता हूँ, तुम्हें मनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मेरा मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसी एक खास चीज़ से नहीं, बल्कि तुम्हारी हर आदत से, तुम्हारी कमियों से लेकर तुम्हारी खूबियों तक, सब मुझे पसंद है। गीतांजलि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा जो उसे इतना समझता है। वह बाहरी रूप से मजबूत दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से उतनी ही नाजुक थी। कर्तव्य विक्रांत से बिल्कुल अलग था। विक्रांत उसे अपनी जनरेशन के हिसाब से बदलना चाहता था, जबकि कर्तव्य उसे वैसे ही संभालना चाहता था जैसी वह है। वह उसके हर शब्द का सम्मान करता था। वो आंखों में नमी लिए बात को बदलते हुए
आप परफ्यूम नहीं लाए? कर्तव्य ने देखा कि गीतांजलि के आंसू बहने को आए। उसने उसके दोनों गाल दबाए। शांत स्वीटहार्ट, मैं परफ्यूम की जगह मेरे साथ बहुत सारा प्यार, स्माइल, गिगलिंग, लाफिंग लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारी वार्डरोब के किसी कोने में थोड़ी सी जगह हो तो एक काम करो, उन्हें वहां पर फेंक दो ना। नो मोर टीयर्स माई बेबी गर्ल। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब कभी इन आंसुओं को आने की जरूरत नहीं है। गीतांजलि रोते हुए कर्तव्य को कसकर गले लगा लिया। कर्तव्य उसे उठाते हुए बोला, लेट्स ईट नाउ। गीतांजलि कंफ्यूज हुई, पर आप तो एक ही प्लेट ले आए ना। पर खाना तो दोनों का लाया हूं ना, कर्तव्य ने उसकी नाक खींचते हुए कहा। तभी उसे लीलावती की बातें याद आईं। उसका दिमाग भारी सा हो गया। उसने अपने ड्रॉर से रूबिक्स क्यूब निकाला और प्रोफेशनल की तरह उसे हल करना शुरू कर दिया, जबकि गीतांजलि उसे खाना खिला रही थी और उसकी उंगलियों को देख रही थी, जो बहुत तेजी किसी अल्ट्रा प्रो मैक्स की तरह हिल रही थी। कुछ ही सेकंड में उसने क्यूब हल कर दिया। गीतांजलि हैरान थी। आप इतनी तेजी से कैसे कर लेते हो? लगता है आपने इन चीजों में काफी प्रैक्टिस की है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या? क्या मैं अपनी क्रश को इम्प्रेस करने में सफल रहा? कर्तव्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक बार शेयर कर सकती हूँ? गीतांजलि ने कर्तव्य को एक चम्मच चावल खिलाते हुए पूछा। ओह, मुझे भिंडी पसंद नहीं। हाँ हाँ, मेरा मतलब है, हाँ शेयर करो। गीतांजलि बनावटी गुस्से से उसे घूरते हुए बोली। अब आपको खाना पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं है, तो जल्दी से मुंह खोलिए। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि मैं जो बात कर रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। कर्तव्य ने बच्चों की तरह से लाया। गीतांजलि धीरे से बोली। वो उसकी बात सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा, मैंने बस एक नज़र डाली थी, तो सच में मैं अपने आप में खो गई थी। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। कर्तव्य के गले में चावल फंस गए और वह खांसने लगा। गीतांजलि ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे पानी पिलाया। इन सब में ऐसा कुछ नहीं था, तो मुझे असली बात बताओ जो मैं सुनना चाहता हूँ। कर्तव्य उसे घूरते हुए बोला। आप ना बहुत ड्रामा करते हो। वो मैं कह रही थी कि मैं भी आपसे पहली नज़र का प्यार करती हूँ। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। कर्तव्य उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम नहीं जानती हो मैं कितना बेचैन हूँ तुम्हारे मुंह से यह सब सुनने के लिए। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा पहला क्रश मेरे साथ है, मेरी बीवी के रूप में। फिर उसके माथे पर हल्के से चूमा। तुमको पता भी है तुम्हारे बारे में मैं कितना सोचा है? दिन रात मैंने तुम्हारे बारे में ही सोचा है, और तुमको ये मेरा ड्रामा लग रहा है। गीतांजलि शर्माते हुए उसके गाल पर अपने होंठ रखते हुए बोली। आपको परेशान करने के लिए सॉरी। ये लीजिए इसका मुआवना। कर्तव्य हल्के गुस्से से उसे घूरते हुए। वेरी फनी। तुम सोचती हो कि इस मुआवने के साथ मैं तुम्हें जाने दूंगा? नहीं बीबी, तुम बहुत गलत हो। उसने गीतांजलि को खींचा और उसके निचले होंठ को अपने होंठों में दबाकर चूसा। गीतांजलि को सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। वह जल्दी से उससे अलग हो गई। तुम बहुत टेस्टी हो, प्लीज एक बार और। मुझे इन्हें टच करने दो, कर्तव्य ने रिक्वेस्ट की। नहीं, मैं अब आपको ऐसा नहीं करने दूंगी, गीतांजलि गुस्से से बोली। गीतांजलि ने प्लेट टेबल पर रखी और देखा कि कर्तव्य अपने होंठ काटते हुए उसे गहरी नजरों से देख रहा है। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, गीतांजलि के हाथों में रुएं खड़े हो गए। क्या हुआ? गीतांजलि कर्तव्य को खुद की तरफ घूरते हुए देखकर बोली। कर्तव्य ने अफसोस के साथ कहा, गलती कर दी मैंने। मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। मुझे वो कर लेना चाहिए था जो मेरा है। कर्तव्य पलक झपकते हुए आगे बढ़ा। गीतांजलि उसे आते देख चिल्लाते हुए भागने लगी और कर्तव्य उसके पीछे हंसते हुए दौड़ने लगा। वे दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ ईशानी के कमरे में, कब तक भागोगे मुझसे कर्तव्य? देखना, कल मुझे ऐसे रूप में देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाओगे। कर्तव्य, ओनली इफ यू नो हाउ मच आई लव यू। आई लॉस्ट यू, आई क्रेव फॉर यू। ईशानी ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहा। वह उठकर सिंगल सोफे पर बैठ गई और अपना एक पैर सामने टेबल पर रख लिया। इस वक्त उसके हाथ में कर्तव्य की टाई थी। वह उसे लेकर पेट पर टच करने लगी। अब की बार शर्ट और टाई नहीं चुराना है। अब समय आ गया है गीतांजलि से कर्तव्य को चुराने का, जो मेरा है उसे छीनने का। अब ये बेचारी क्या करेगी जब मैंने चोरी करने का निश्चय कर ही लिया है। ईशानी बुरी तरह से हंसी। अगली सुबह कर्तव्य बिस्तर पर सो रहा था
उसका ऊपरी शरीर नंगा था। गीतांजलि, जिसकी नींद पहले ही खुल चुकी थी, ने अपने पास सो रहे कर्तव्य को देखा। वह उसे देखकर दिलकश अंदाज में मुस्कुराई और धीरे धीरे अपनी पतली उंगलियां उसकी पीठ पर फेरने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने उसके बाल सहलाए। उसने महसूस किया कि उसके बाल बहुत मुलायम और रेशमी है। उसने देखा कि कर्तव्य अभी भी सो रहा है, तो वह उसके कान के पास झुककर धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग बिन्नी, चलो उठो। कर्तव्य नींद भरी आवाज में थोड़ी देर और पापा कहकर कर्तव्य एक बार फिर सो गया। गीतांजलि को उस पर हंसी आ रही थी। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और खिड़कियां खोलने लगी। जैसे ही कर्तव्य ने अपने माथे पर गीतांजलि का स्पर्श महसूस किया, उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसे गीतांजलि का स्पर्श बिल्कुल अपने पिता ओंकार सिंह चौहान की तरह लगा। उसने नींद में उठकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अपने कमरे में उसे सिर्फ गीतांजलि दिखाई दी। गीतांजलि के बाल थोड़े उलझे हुए थे। कर्तव्य ने उसे ध्यान से देखा, फिर अपने चेहरे को हाथों से रगड़ा। उसने गहरी सांस ली, फिर गीतांजलि को देखा और बेड के सिराने पर अपनी पीठ दिखाते हुए बड़ी मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। गीतांजलि ने बिना उसे देखे कहा, आप जो छुपा रहे हैं उसे मत छुपाइए कर्तव्य। कर्तव्य कंफ्यूज होकर बोला, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अपनी भावनाएं छुपाना इट्स नॉट गुड। आप भी जानते हैं कि आप पापा को लेकर आज भी बहुत सेंसिटिव हैं, तो फिर यह नाराजगी क्यों? गीतांजलि ने अपना चेहरा कर्तव्य की तरफ मोड़ते हुए कहा, कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं। गीतांजलि कर्तव्य के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, ठीक उसी तरह जैसे आपने थोड़ी देर पहले पापा को महसूस किया था। सही कहा ना मैंने? ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अचानक कर्तव्य के व्यवहार में बदलाव आ गया। वह दांत पीसते हुए बोला, तुम कभी भी मेरी बात बीच में मत काटना। और हाँ, मिस्टर चौहान को मेरी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं आभारी रहूंगा अगर तुम अगले पल से इस बात पर ध्यान दो। इतना कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। गीतांजलि कर्तव्य के इतने गुस्से से कुछ समझ नहीं पाई। वह इसका कारण जानने और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सोचने लगी। फिर कुछ देर बाद किचन की तरफ चली गई। ईशानी ने जैसे ही गीतांजलि को किचन में जाते हुए देखा, तो सोचा कि कर्तव्य रूम में इस वक्त अकेला है। वह अपने मन में कुछ घटिया सोचते हुए जल्दी से कर्तव्य के कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं गीतांजलि को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, और उसका शक तब सच साबित हुआ जब उसने ईशानी को मुस्कुराते हुए उसके बेडरूम की तरफ जाते हुए देखा। गीतांजलि ने झुंझलाहट के साथ जूस बनाना फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही ईशानी कर्तव्य के रूम में जाने लगी, उसने देखा कि ब्रूनो और ट्रॉफी दोनों दरवाजे के आसपास बैठे हैं और कैमरे की तरह अपनी गर्दन इधर से उधर घुमा रहे हैं। जैसे ईशानी कमरे में जाने लगी, ब्रूनो और ट्रॉफी उस पर भौंकने लगे, जैसे कि ईशानी कोई चोर हो। ईशानी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे दोनों इतने समय तक उसके साथ थे और अब उसे रोक रहे हैं। अचानक ये दोनों इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी ट्रॉफी उस पर झपटा। ईशानी जल्दी से पीछे हट गई। साफ पता चल रहा था कि अगर ईशानी एक और कदम बढ़ाती तो वो उसे काट लेता। ट्रॉफी खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा था। यह देख ईशानी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वे इतनी जल्दी कैसे बदल गए हैं। ईशानी का उन दोनों के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, लेकिन जब भी वह कर्तव्य के कमरे में जाती थी तो दोनों डॉग्स उसे देखकर रूम से बाहर निकल जाते थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बल्कि वे उसे कमरे में घुसने ही नहीं दे रहे थे। तभी अचानक गीतांजलि उसके बगल से कमरे में गई। उसे देखते ही दोनों एकदम से शांत होकर बैठ गए। शांत हो जाओ, अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रही हो? गीतांजलि प्यार से उनके सर को सहलाते हुए बोली। वे एकदम शांत बच्चों की तरह बैठ गए। यह देखकर ईशानी की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने गहरी सांस ली। वहीं गीतांजलि उसकी हालत देखकर मुस्कुरा उठी। जब आप किसी की चीज चुराने या छीनने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा किसी चोर के साथ। मुझे आशा है कि आप समझ गई होंगी। गीतांजलि ने एक तिरछी नजर से ईशानी को देखते हुए कहा। इसका साफ मतलब था कि वह जो भी योजना बना रही है उसे छोड़ दे। इतना कहकर गीतांजलि चुपचाप अपने बेडरूम में चली गई, जबकि ब्रूनो और ट्रॉफी दरवाजे के ठीक सामने बैठकर फिर से अपनी नजरें सीसीटीवी कैमरे की तरह इधर उधर घुमाना शुरू कर दिए। ईशानी को साफ समझ आ रहा था कि गीतांजलि ने ब्रूनो और ट्रॉफी को उसके खिलाफ कर दिया है।
तुम मुझे कर्तव्य के कमरे में आने नहीं दोगी। ठीक है, तो मैं ही कर्तव्य को उसके कमरे से निकाल लूंगी। अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। कुछ समय बाद स्टडी रूम में कर्तव्य फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ। तभी लीलावती ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। कर्तव्य ने उन्हें इशारे से बैठने का इशारा किया और फोन होल्ड करके पूछा, आपको कुछ चाहिए मामी? हाँ, मेरे क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, तो इफ़ यू कैन जस्ट चेक। मैंने बैंक मैनेजर से बात की, पर वो लोग तुम्हारे सिग्नेचर वगैरह मांग रहे हैं। लीलावती उसके चेहरे को देखते हुए बोली, ठीक है, मैं देखता हूँ। कर्तव्य अपनी फाइल को एक बार फिर चेक करने लगा। क्या बात है, कहीं जा रहे हो? लीलावती उसके चेहरे पर परेशानी देखकर बोली, वो मामी, मुझे एक डील के लिए इटली जाना है। कर्तव्य ने बिना किसी भाव के कहा। कर्तव्य बेटा, इफ़ यू डोंट माइंड, हैव ए रिक्वेस्ट। प्लीज मना मत करना। ईशानी का बहुत मन है इटली घूमने का, और घर पर रह रहकर वो बहुत ज़्यादा मूडी हो गई है। तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? जब तक तुम काम करोगे तो बस वहाँ घूम फिर लेगी। इसके अलावा अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो तुम्हारी मदद भी कर देगी। मेरा मतलब है तुम्हारी मदद करना पसंद करेगी। लीलावती ने उसे सुझाव दिया। मामी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए या उसके लिए अच्छा है। अगर आप चाहें तो उसे कभी भी वहाँ ले जा सकती हैं, तो मेरे साथ ही क्यों? कर्तव्य, तुम जानते हो उसे अकेला ट्रेवल करना पसंद नहीं है। प्लीज कर्तव्य बेटा, मेरी रिक्वेस्ट मान लो। मैं अपनी लाइफ में ये आज़ादी कभी नहीं देख पाई। मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो। मैं तुम्हें वो सब याद दिलाकर तुम्हारा मूड ऑफ नहीं करना चाहती। परेशानी, आई डोंट वांट टू फोर्स यू। मैं सिर्फ कह रही हूँ। वो आंखों में आंसू लाते हुए बोली। ठीक है, कर्तव्य ने फीका सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। थैंक यू कर्तव्य, थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो शायद मेरा कोई वजूद ही नहीं होता। मैं अभी जाकर ईशानी को रेडी होने के लिए कहती हूँ। लीलावती बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ रूम से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद कर्तव्य ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला। सिगरेट जलाई और लंबे लंबे कस लेने लगा। उसने कुछ देर कस लेने के बाद अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद निकली। कुछ देर बाद कर्तव्य युवराज के कमरे के बाहर दरवाजे से टिककर गीतांजलि को गहरी नजरों से देख रहा था, जो युवराज की किसी बात पर हंस रही थी। भाई, युवराज अपने कपड़ों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि वो आज सिया के साथ डेट पर जाने वाला था और उसके पास कोई ढंग की ड्रेस नहीं थी। क्या यार भाभी माँ, मैं इधर परेशान हो रहा हूँ और आप हंस रही हैं। युवराज मुंह फुलाते हुए बोला, क्या करूं मैं, जब तुम हर कपड़े को ये कहकर रिजेक्ट कर रहे हो कि बटन शर्ट के रंग से मिलते जुलते हैं, तो मैं क्या करूं? कौन अपनी जिंदगी बर्बाद होने का ऐलान सिर्फ इसलिए कर सकता है क्योंकि तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जबकि असल में तुम्हारे पास ढेर सारे कपड़े हैं। गीतांजलि ने फिर उसके बेड पर पड़ी ढेर सारी शर्ट को देखकर एक पल फिर हंस पड़ी। तो क्या करूं मैं भाभी माँ? युवराज गीतांजलि के पैरों के पास बैठते हुए बोला। गीतांजलि ने हल्के से उसकी नाक खींची और मुस्कुराकर कहा, कुछ मत करो, तुम जो हो वही बने रहो। खुद को सिया के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस रूप में भी कहीं ज्यादा अच्छे हो। वहीं दरवाजे पर खड़ा कर्तव्य युवराज और गीतांजलि के बीच इस प्यार और ममता भरे रिश्ते को देख रहा था। आज तक युवराज हर छोटी से छोटी बात के लिए कर्तव्य पर भी निर्भर रहता था। दूसरों के लिए उसके मन में एक सीमित जगह थी, जो अब खत्म हो गई थी। अब वो सिर्फ अपनी हर एक बात गीतांजलि के साथ ही शेयर करता था। आल्सो सिया लव्स यू, सी वांट्स यू। आई डोंट थिंक सी विल बी कंसर्न अबाउट योर एंटायर लुक। और रही बात फोटो की, तो इतना एक्सपेंसिव फोन किस लिए है? कैमरा क्वालिटी तो अच्छा होगा ही। डोंट वरी, शक्ल अच्छी ना हो तो कोई बात नहीं, फोटो तो अच्छी आ ही जाएगी। दरवाजे से खड़ा कर्तव्य अब अंदर आते हुए बोला। भाई साहब, भाभी माँ। युवराज कर्तव्य को घूर कर गीतांजलि को देख रोतड़ू चेहरा बनाकर बोला, फिर अपना चेहरा दिखाते हुए बोला, देखिए मैं कितना हैंडसम हूँ, और ये मेरे को क्या बोल रहे हैं? गीतांजलि धीमे से युवराज के कान में बोली, इनकी बातें मत सुनो, ये तो वैसे ही फालतू बोलते रहते हैं। तुम अपने पर भरोसा रखो। क्या ऐसा है? कर्तव्य ने गीतांजलि को तेज आवाज में बोला, फिर एक पल रुककर दोबारा से बोला, कुछ बात करनी है? चलो रूम में वापस। कुछ कहना है या कुछ करना है? युवराज अब उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराया, लेकिन वो ये भूल गया कि वो किससे चिढ़ा रहा है। अच्छा तो ठीक है, तो हम आपकी डेट पर आ रहे हैं।
फिर देखते हैं कौन क्या करता है। कर्तव्य युवराज को छेड़ते हुए बोला। वो भाई आप आ सकते हो, लेकिन लेकिन प्लान नहीं बना मेरा। युवराज हकलाते हुए बोला। उसे कोई बहाना ही नहीं मिल पा रहा था। चल ना नौटंकी, सब पता है मुझे। मेरा वाइट फॉर्मल शर्ट बेच रहा हूँ, पहन ले इसको। हमेशा से ही ऐसा है, मेरी वाली चाहिए, इसलिए अपनी वाली पसंद नहीं आ रही। कर्तव्य सिर हिलाते हुए बोला। आई लव यू भाई, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। युवराज जल्दी से उसके गले लगकर मुस्कुराते हुए बोला। आई लव यू 2 घंटे बाद बोलना, और वो भी किसी और को। मुझसे मत चिपक। आई ऑलरेडी हैव समवन टू लव मी। वो एक नज़र गीतांजलि को देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ऑल द बेस्ट। गीतांजलि जल्दी से युवराज को कहकर कर्तव्य के पीछे रूम की तरफ चली गई। कर्तव्य के कमरे में कर्तव्य दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़ा था। इस समय वह खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी अचानक गीतांजलि कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसकी पायल की मीठी सी आवाज सुनकर कर्तव्य ने पलटकर उसे देखा। गीतांजलि ने भी इस वक्त कर्तव्य की ओर देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे को देख रही थीं। कर्तव्य ने हाथ के इशारे से गीतांजलि को अपने पास आने का इशारा किया। गीतांजलि धीरे धीरे चलते हुए उसके करीब चली गई। तभी कर्तव्य ने अपनी हथेली आगे कर दी। गीतांजलि ने हल्की सी शर्माहट के साथ अपनी छोटी सी हथेली उसकी हथेली पर रख दी। कर्तव्य ने झटके से उसे खींचा और तेजी से उसे अपनी छाती से लगा लिया। गीतांजलि अचानक खींचे जाने से डर गई और उसने सहारे के लिए अपनी हथेली खिड़की पर रख दी। कर्तव्य ने अपने एक हाथ से उसकी कमर को थाम रखा था, वहीं दूसरे हाथ से उसकी खिड़की पर रखी हथेली के पास जाकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में उलझा लिया। उसने गीतांजलि को अपने गले से लगा लिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में डालकर उसके कान के पास अपने होठों को रखते हुए कहा। गीतू, आई एम रियली सॉरी। सुबह इतनी बेरुखी से पेश नहीं आना चाहिए था मुझे, लेकिन स्वीटहार्ट, तुम्हें यह समझना होगा कि मिस्टर चौहान और मेरे बीच बेकार का बाप बेटे वाला रिश्ता नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसमें दखलंदाजी ना दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में कोई भी बदलाव हो। याद है शादी की पहली रात हमने एक दूसरे की लाइफ में दखल न देने का फैसला किया था, तो चलो इसी पर ही कायम रहते हैं। नहीं, गीतांजलि ने जल्दी से पलटकर अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट दी और धीमी आवाज में बोली। मुझे पता था कि हम एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन हम अभी भी इस रिश्ते से बहुत दूर है ना। कर्तव्य ने उसकी बात का मतलब समझा। उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए उसका चेहरा उठाकर धीरे से बोला। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो, बल्कि तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन जान, जब बात मिस्टर चौहान की आती है तो हम उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। मुझे वह पसंद नहीं है। देखो, उनके लिए हम बेवजह बहस कर रहे हैं। कर्तव्य जी, आपको यह समझना होगा कि हम पापा की वजह से नहीं, बल्कि किसी और की वजह से झगड़ रहे हैं। गीतांजलि इस बार हल्के गुस्से से बोली। इस बारे में और बहस नहीं गीत, इस मामले को जाने दो। मैं सुबह के लिए सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि जब बात मिस्टर चौहान की हो तो मैं अपना व्यवहार हमेशा ही नरम रखूंगा। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कर्तव्य उसका ध्यान उस बात से हटाते हुए बोला। गीतांजलि ने भी सोचा कि इस मामले में ज़्यादा जोर न दिया जाए और धीरे धीरे उसे सुलझाने की कोशिश करेगी। उसने कर्तव्य के गले में ही अपना चेहरा छिपाकर कहा। बोलिए, मैं सुन रही हूँ। कर्तव्य ने एक हाथ से उसके बालों को सहलाया और दूसरे हाथ से उसकी नेक लाइन पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा। मैं 2-3 घंटे में इटली में होने वाली एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अचानक, सब ठीक तो है ना? गीतांजलि घबराहट के साथ बोली। हाँ हाँ, सब ठीक है। असल में यह सब काकू साको ही करना था, लेकिन वह भी लंदन में किसी दूसरे काम के सिलसिले में फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे ही घर से जाना होगा। कर्तव्य अब उसे शांत करते हुए बोला। कब तक वापस आएंगे? 3-4 दिन बाद। आप अकेले जा रहे हैं? गीतांजलि जल्दी से बोली। नहीं, ईशानी भी चल रही है साथ। कर्तव्य उसके चेहरे को देखते हुए बोला। गीतांजलि की पकड़ उसकी शर्ट पर कस गई और वह उसके और करीब हो गई। उसे कर्तव्य का पूरा भरोसा था, लेकिन ईशानी पर उसे जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वह हमेशा ही चालें चलती रहती है। कर्तव्य उसका डर समझते हुए बोला। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन फिर याद आया कि तुम्हारे पास तो पासपोर्ट नहीं है। वैसे मैंने इसके लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगली बार मैं तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। कर्तव्य उसके मुलायम से गाल पर हल्के से वाइट करते हुए बोला। गीतांजलि हल्की सी स्माइल के साथ बोली। आप पैकिंग करिए, मैं लंच लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी।
तभी कर्तव्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। गीतांजलि, ना तुम्हारे आने से पहले कोई थी, ना तुम्हारे बाद कोई होगी। जब मैं सिंगल था तो मैंने ईशानी के लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया, भले ही उसने बहुत कोशिश की हो। इसलिए शादी के बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उसके मेरे साथ होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वह डिफ़ॉल्ट रूप से मेरे जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन गलती से भी मेरे जीवन में वो मेन पर्सन नहीं हो सकती। मुझे सिर्फ इतना विश्वास है कि तुम हो जो सिर्फ मेरे लिए सब कुछ हो। इसलिए अब कोई भी टेंशन अपने दिमाग में मत रखना। अगर तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे या मुझे थोड़े से भी तुम्हारे चेहरे पर बदलाव दिखाई दिया तो देखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। वह उसके गाल पर हल्के से बाइट करते हुए बोला और उसे एक बार फिर अपने करीब खींच लिया। उसने उसके कंधे के ब्लाउज को अपने दांतों से हल्के से काटा और उसे वहां चूमा। एक आह गीतांजलि के मुंह से निकली। कर्तव्य उसे बार बार परेशान करने के लिए उसके कंधे को चूमता रहा, जिससे गीतांजलि के मुंह से आवाजें निकलने लगी। कर्तव्य को उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। उसने उसे दीवार से चिपका दिया और उसके चेहरे के पास लाल तिल को अपने होठों से छूने लगा, जबकि उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली उसके कॉलर बोन और ब्लाउज को सहला रही थी। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? गीतांजलि तेज तेज सांस लेते हुए बोली। क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रही हो। कर्तव्य ने उसके गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। गीतांजलि से यह सब सहन नहीं हो रहा था और वह रोने लगी। कर्तव्य अपनी उंगलियां उसके चेस्ट के पास ले जाकर उसे धीरे धीरे सहलाने लगा। गीतांजलि के पैरों में अब जान नहीं बची थी। वही कर्तव्य के साथ अब उसके अंदर गर्मी पैदा कर रहे थे। कर्तव्य उसके निचले होंठ को हल्के से छूते हुए उसकी बेली बटन पर अपनी पकड़ तेज करने लगा। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, गीतू माई स्वीट हार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बार तुमसे फिजिकली प्यार करना चाहता हूँ। वह बहुत ही इंटेंस नजरों से उसे देखते हुए बोला। गीतांजलि अपनी आंखें बड़ी करती हुई बोली, अब क्या मैं अपनी मीटिंग कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, वापस आने के बाद। क्यों तड़फा रही हो? कब तक यूं ही तड़फाने का मन है? ये कैसा नशा है? कर्तव्य अपने बालों में उंगलियां फंसाते हुए हल्के से बोला। नशा नहीं, सजा है। और जाइए ईशानी के साथ। गीतांजलि ने कहा, मेरे लौटने के बाद तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम्हारे शरीर पर ढेर सारे वाइट के निशान होंगे। कर्तव्य इसकी वॉइस में बोला। ठीक है ना स्वीट हार्ट? गीतांजलि ने उसे धक्का दिया। वह 2 कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी और कर्तव्य को देखने लगी, जो पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। गीतांजलि ने शर्म से पलकें झुका ली और लंच लेने चली गई। उसके जाने के बाद कर्तव्य ने गहरी सांस ली। 3 दिन बहुत लंबे हैं मेरी जान। इन 3 दिनों में कहीं तेरे बिना मेरी जान ही ना चली जाए। वह अपने बैग पर जोर से मुक्का मारते हुए बोला। कर्तव्य ने अपना सामान लगभग पैक कर लिया था। तभी गीतांजलि कमरे में उसके लिए खाना लेकर आई। पैकिंग हो गई? उसने धीरे से पूछा। हाँ लगभग, कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सब रख लिया? हाँ, उसने कुछ फाइलें रखते हुए कहा। सभी कपड़े, टाई? हाँ। ग्रूमिंग किट? हाँ। परफ्यूम? हाँ। मीटिंग के लिए फाइलें? हाँ। और मुझे? गीतांजलि कर्तव्य को देखकर हल्के से हंसी। कर्तव्य उसकी बात सुन स्तब्ध रह गया। उसने जल्दी से गीतांजलि की आंखों को देखा, जो अब आंसुओं से भरी पड़ी थी। आई एम सॉरी, मैंने सच में कोशिश की। बस 7 दिन मिनिमम लगते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। उसकी माफी सुनकर गीतांजलि रो पड़ी। प्लीज रोना मत। देखो मैं ये मीटिंग कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ, मुझे लगता है मुझे इस मीटिंग को कैंसिल कर देना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब रोना बंद करो। कर्तव्य ने सांत्वना देते हुए कहा। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता कि मैं एक स्टूपिड की तरह क्यों रो रही हूँ, लेकिन मेरे बस में नहीं है। बस मुझे बार बार रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शादी के बाद आपने मुझे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। अब अब 3-4 दिन। मुझे नहीं पता मैं इतने दिन आपके बिना कैसे रहूंगी। क्या तुम्हें मेरी याद आएगी? कर्तव्य प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला। हो सके तो बहुत बहुत ज्यादा। आप वापस आ जाना, मैं आपसे प्यार करती हूँ। गीतांजलि सुबकते हुए बोली। आई लव यू टू स्वीट हार्ट। कर्तव्य ने अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछा। मैं यूं भी उनसे कहूंगा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता वो तुम्हारे साथ रहे। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, जो मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरे आने तक बिजी रखेगा। क्या सरप्राइज?
गीतांजलि ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए पूछा। ज्यादा प्यार बरसाने की कोशिश मत करो, फिर बाद में मुझे मत कहना कि तुम ज्यादा क्यूटली बातें करती हो और मेरे मन में गलत थॉट्स आते हैं। मैं हल्के से उसके गाल पर किस करते हुए बोला। गीतांजलि उसकी बात सुनकर शर्मा गई। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दिखाता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर की ओर ले गया। अरे, पर आपने तो लंच ही नहीं किया, गीतांजलि ने उसे रोकते हुए कहा। कर लूंगा बाद में, पहले लेट मी शो यू समथिंग। वह उसे धक्का देते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। स्टडी रूम के अंदर आकर बोला। वो उसके चेहरे को प्यार से निहारने लगा। स्टडी रूम में क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हारा सरप्राइज नहीं है। कहाँ? गीतांजलि ने उत्सुकता से पूछा। अरे, थोड़ा इंतजार करो, मैं हंसा और पास रखे ड्रॉर से एक चाबी निकाली और उस दीवार में बने एक छोटे से हॉल में डाल दी। दीवार का एक हिस्सा दरवाजे की तरह खुल गया। वह कमरे के अंदर चला गया। उसने अपने दोनों हाथों से एक लाइब्रेरी दिखाते हुए कहा, ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। यह जगह सबसे छुपी हुई है। यहाँ किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि आपके अलावा किसी को इसके बारे में भी पता नहीं है। सिर्फ तुम यहाँ आने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। वह उसे आगे ले गया। यह तो बहुत सुंदर है, और सच में बुक्स के साथ नेचुरल फ्लावर भी हैं। आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं। वह हर एक किताब को अपने हाथों से छूकर खुशी से मुस्कुराई। वहां पर बहुत सारी बुक्स भी रखी हुई थी। गीतांजलि ने यहाँ वहाँ घूमते हुए कहा, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें यह जगह बहुत पसंद आई, लेकिन ये तुम्हारा सरप्राइज नहीं है, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला। फिर कौन सा सरप्राइज है? गीतांजलि कंफ्यूज हो गई, पर तभी उसने उसे करीब खींचा। गीतांजलि को कुछ देर पहले की गई अपनी बातें याद आ गईं। वह जल्दी से पीछे हटी। कर्तव्य धीरे धीरे उसके करीब आ गया। गीतांजलि अब बुक सेल्फ और कर्तव्य के बीच में फंस चुकी थी। कर्तव्य ने अपने दोनों हाथ उसके आजू बाजू रख दिए और गीतांजलि के पीछे की दीवार में लगे एक बटन को दबा दिया और जल्दी से गीतांजलि की कमर को मजबूती से पकड़ लिया ताकि दरवाजा अचानक खुलने से वह गिर ना जाए। वहीं गीतांजलि उसके इतने करीब आने से शर्मा रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। ये मिस्ट्री रूम नहीं है। कौन सी दीवार है, कौन सा दरवाजा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गीतांजलि बच्चों की तरह हंसने लगी। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मिस्ट्री है, कर्तव्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला। हाँ, मेरे जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, गीतांजलि कंफ्यूजन से बोली। मेरी जान, देखो ना, हर रोज मुझे तुम्हारी एक नई प्रतिभा और तुम्हारी एक नई इच्छा देखने को मिलती है, कर्तव्य गीतांजलि को छेड़ते हुए बोला। गीतांजलि शर्मा गई, फिर कर्तव्य को घूरते हुए बोली, अरे, मुझसे बड़े तो मिस्ट्री मैन है। अच्छा, वो कैसे? क्या तुम मुझे समझाओगी? ऑफ कोर्स, देखो, मुझे क्या पता था कि आपकी क्रश हूं मैं। इतने दिनों बाद जाकर आपके मन की बात पता चली, उसने कर्तव्य की आंखों में देखते हुए कहा। बदले में कर्तव्य का चेहरा एकदम सामान्य बना रहा। वह उसकी किसी भी बात से नहीं घबराया, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही शरारत थी, जिसे देखकर गीतांजलि के मन में एक सिरन पैदा हुई थी। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। कर्तव्य ने तेजी से गीतांजलि को घुमाया और कमरे के अंदर ले गया। तुम्हारा सरप्राइज मेरी स्वीट हार्ट, ये लाइब्रेरी पूरी तरह तुम्हारी है। वही गीतांजलि अपनी लाइब्रेरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपनी आंखें पूरे कमरे में घुमाई। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देखो, अब कोई भी थैंक यू या सॉरी कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कर्तव्य ने सख्ती से उसे ऑर्डर दिया। अरे, लेकिन मैं तो कह रही थी आई लव यू। कर्तव्य जी, अब ये भी ना कहूँ? हाँ, वह तुम जितनी बार चाहो, मेरे नाम को जब चाहो तब ले सकती हो, कर्तव्य ने कहा। मैं इन सब चीजों से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? गीतांजलि अब बोलते हुए अटकने लगी। कर्तव्य उसे शांत कराते हुए, शायद मैं सुन रहा था जब तुम युवराज को अपनी इच्छाएं बता रही थी। अगली बार अगर तुम मेरे पास आकर अपनी मांग रखो तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। तुम सपने देखती रहोगी और मैं तुम्हारे सपने पूरा करता रहूंगा। कर्तव्य ने उसके आंसुओं को पोंछा और उसके माथे को चूमा। गीतांजलि ने अपने आंसुओं को रोकने के लिए अपने होठों को काटा और जल्दी से कर्तव्य के गले लग गई और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कर्तव्य उसे शांत करने के लिए बार बार उसके माथे को चूमता रहा। गीतांजलि खुशी से मुस्कुरा रही थी। हालांकि मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे झूले में बैठकर पढ़ने की इच्छा है। वह अभी भी मुस्कुराती आंखों से पूरी लाइब्रेरी देख रही थी। उसके चेहरे पर असीम खुशी थी। कर्तव्य आगे बढ़ा और गीतांजलि को गले से लगाकर उसके गालों को सहलाते हुए पूछा,
तो क्या मैं इस आरामदायक जगह पर तुम्हारे साथ आराम से रह पाऊंगा? अगर मैं मना करूंगी तो क्या आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे? गीतांजलि ने सवाल किया। ना, पहले ही अगर तुम इनकार कर दो, लेकिन फिर भी मैं तो तुम्हारे करीब आने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लूंगा। गीतांजलि ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो आप मुझसे पूछ ही क्यों रहे हैं? अगर आप मेरे करीब आना चाहते हैं तो। कर्तव्य ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें खुद में समेटना चाहता हूँ। गीतांजलि चिढ़ते हुए। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो कि आप मेरे पास आ सकते हो या नहीं? इसका कोई मतलब नहीं बनता। गीतांजलि ने मेरे पास शब्द पर जोर देते हुए कहा। मैं तो अपनी पसंद के सामने अच्छा होने का दिखावा कर रहा था, जो मेरी पत्नी के सामने कुछ और भी हो सकता है। कर्तव्य ने उसे आंख मारी। अब चलिए, वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। गीतांजलि बिना उसे देखे बोली। बस एक मिनट। ये कह कर्तव्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी लाइब्रेरी में खींच लिया। वे एक बुक रैक के सामने खड़े हो गए, जिसमें अन्य की तुलना में बहुत कम किताबें थीं। गीतांजलि ने पूछा, इसमें इतनी कम किताबें क्यों हैं? क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट बुक्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह रैक धीरे धीरे तुम्हारी लिखी गई बुक्स से भर जाए, कर्तव्य ने कहा। गीतांजलि ने कर्तव्य को ध्यान से देखा, ये जानने के लिए कि क्या वह मजाक कर रहा है, लेकिन जो उसने पाया वह बिल्कुल सच था। कर्तव्य के चेहरे पर गंभीरता थी। उसके विचारों को समझते हुए कर्तव्य ने कहा, याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक ऑथर बनना चाहती हो। जाओ बनो, जितनी चाहे उतनी बुक्स लिखो, और मुझे तुम्हारे काम पर पूरा भरोसा है। मैं पहले ही जानता हूँ तुम जो भी बुक्स लिखोगी वो निश्चित रूप से मेरी पसंद बन जाएगी। इसलिए मैं ये रैक तुम्हारे लिए खाली छोड़ रहा हूँ, ताकि तुम इसे जल्द से जल्द भर सको। गीतांजलि कर्तव्य के चेहरे को देखती रही और समझने की कोशिश करती रही कि वह कैसा आदमी है। आज तक उसके माँ बाप उसे नहीं समझ पाए थे। यहाँ एक आदमी उसे इतनी अच्छी तरह से समझ पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें बिजी रखेगा और मेरी याद ज्यादा नहीं आएगी, कर्तव्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। गीतांजलि नर्वस होकर बोली, मैं थैंक यू नहीं बोलूंगी, लेकिन थैंक यू इन सबके लिए काफी नहीं है। गीतांजलि ने हल्के से अपनी एड़ियां उठाकर कर्तव्य के गाल पर किस कर दिया। फिर कर्तव्य की कॉलर पकड़ी और उसके होठों को अपने होठों से मिला दिया। उसने कर्तव्य की ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम मुझे अब बहका रही हो, कर्तव्य बड़बड़ाया। उसने एक पल के लिए उसका चेहरा पकड़ा और उसे दीवार से चिपका दिया और उसके निचले होठों को चूसने लगा। वह उसके होठों को बार बार चूम रहा था। कर्तव्य ने उसके कॉलर बोन पर अपने होठ रखकर वहां नीले रंग का निशान बनाने लगा। उसका हाथ उसके ब्लाउज के ऊपर चला गया। तभी गीतांजलि ने बीच में रोकते हुए कहा, कर्तव्य जी, अभी नहीं, आपकी वापसी के बाद। कर्तव्य ने मधोसी से उसके गर्दन को चूमा। यह तरीका बहुत अलग था। गीतांजलि अंदर तक सियर उठी। वह मधोसी भरी आवाज में बोली, प्लीज। कर्तव्य ने उसकी गर्दन को जोर से चूमा और फिर वहां पर जोर से बैठ गया, ताकि वहां निशान बन जाए। गीतांजलि ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली और अपनी गर्दन झुकाकर कर्तव्य को ज्यादा जगह दी। जब वहां एक बड़ा सा लाल निशान बन गया तो कर्तव्य ने वहां धीरे से अपने होठ रखे और बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला, डोंट बी मिस मच। तो मत जाओ ना, गीतांजलि धीमे से फुसफुसाई। अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रही थी कि फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी, और जो अभी कह रही हो मत जाओ, तो फिर जाओ। और अगर अभी एक और किस या ऐसी बात की तो मैं सच में नहीं जाने दूंगी। गीतांजलि अब गुस्से से बोली। अच्छा, तो कैसे रुकोगे? से गीतांजलि ने कहा और उसके गले से लिपट गई। कर्तव्य मदोसी से चूर आवाज में बोला, तो रुक जाऊं क्या? तो फिर क्या बताऊं? आप तो जा रहे हैं। रहते तो बोलती। ठीक है, फिर मैं वापस आने के बाद सारी बातें पता कर लूंगा। फिर उसने अपनी जेब से कुछ चाबियां निकालकर गीतांजलि के हाथ में रखते हुए कहा, गीत, ये चाबियां रखो। ये दूसरी लाइब्रेरी की हैं, पूरी तरह तुम्हारी है, लेकिन ने ध्यान रखना कि कोई इस लाइब्रेरी में ना जा पाए। मुझे अपनी जगह अपनी जान के अलावा किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं है। ये कहकर उसने उसे चाबियां दे दी। लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करने के बाद दोनों वापस कमरे में आ गए। कर्तव्य और गीतांजलि ने मिलकर लंच किया। गीतांजलि ने उसे जल्दी से आने को कहा, जिस पर कर्तव्य ने सिर हिला दिया। आखिरकार जाने का समय भी आ गया। कर्तव्य ने अपने एक नौकर से अपना सामान उठाने को कहा। वह उसके बेडरूम के दरवाजे पर झुक गया। गीतांजलि खिड़की के सामने खड़ी हो गई और अपने होंठ काटने लगी। दोनों ही एक दूसरे को कुछ मिनट तक देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी पलकें झुकाई।
कर्तव्य का दाहिना हाथ उसकी जेब के अंदर था। उसने अपना बायां हाथ उठाया और गीतांजलि को अपनी ओर आने का इशारा किया। कुछ पल बाद गीतांजलि उसकी बाहों में थी। कर्तव्य ने उसे अपने बाएं हाथ से कसकर पकड़ रखा था और उसकी दाहिनी अंगूठा उसे शांत करने के लिए उसके होठों पर घूम रहा था। जल्दी आना, मैं आपका बहुत ज्यादा वेट करूंगी। ज्यादा इंतजार मत करना प्लीज, अंजलि से बहुत ही मासूमियत से रिक्वेस्ट की। कर्तव्य ने प्यार से उसकी नाक को चूमा और उसे वापस आने के लिए पलकें झपकाई। मैंने युवराज को बोला है कि मैं तुम्हारे साथ रहेगा। कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो बताना। कर्तव्य ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा और उसे लेकर नीचे की ओर बढ़ गया। दोनों जैसे ही घर से बाहर निकले, ईशानी पहले से ही अपनी कार के पास खड़ी सेल्फी ले रही थी। मैं चलता हूँ स्वीट हार्ट, बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरी जान। आई लव यू टू। कर्तव्य जी, जल्दी वापस आइएगा। कर्तव्य ने गीतांजलि के गाल को चूमा और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। कार के अंदर बैठकर उसने खिड़की खोली तो देखा गीतांजलि अपने आंसू रोकने के लिए पूरी तरह नाकाम हो रही थी। कर्तव्य ने हाथ हिलाया और कुछ सेकंड में उनकी कार गीतांजलि की नजरों से ओझल हो गई। गीतांजलि का हाथ अभी भी हवा में था। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। लीलावती ने यह देखकर अपना ड्रिंक पिया और गीतांजलि की बुरी हालत देखकर बुरी तरह मुस्कुराई। अभी तो बस शुरुआत है, तुम्हारा ये इंतजार अब मैं खत्म नहीं होने दूंगी। 3 दिन, फिर 13 दिन और अब 3 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन कर्तव्य वापस नहीं आया था। उल्टा युवराज के जरिए उसने गीतांजलि तक ये सूचना पहुंचवाई कि उसे अभी यहाँ पर अभी और बहुत काम है, इसलिए उसे वापस लौटने पर हमें कुछ दिन और लगेंगे। गीतांजलि ये सुन सुबकते हुए बोली, कर्तव्य जी, अब ये दूरियां मुझसे सही नहीं जा रही हैं। मैं आपके बिना धीरे धीरे मर रही हूँ। प्लीज कम बैक ना। मैं मनी मन बोली। वो कर्तव्य की तस्वीर अपने गले से लगाकर आंखों में आंसुओं के निशान लिए रो रही थी। कई दिनों की रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कुछ देर बाद वह खिड़की के पास खड़ी होकर मेन गेट को घूरने लगी। वो अब इन बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश में थक चुकी थी। मुझे उसकी इतनी याद क्यों आती है? उसके मन में सवाल उठा। मैं बचपन से अकेली रही हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे दिल का एक हिस्सा गायब है। ये दिल दहला देने वाला एहसास है कि वह मेरे पास नहीं है। ना आज, ना मैं सोकर उठूंगी तब होंगे। फिर एक आवाज आई, तुम अपना ध्यान भटकने के लिए कुछ और क्यों नहीं करती? गीतांजलि ने खुद से ही कहा, मैं इतनी ज्यादा उसके प्रति आकर्षित हूँ कि कुछ और मेरा ध्यान ही नहीं भटका सकता। ये बिस्तर, ये अलमारी, मेरा स्टडी रूम, वह बुकें जो हमने साथ मिलकर खरीदी थी, सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाता है। मुझे उसकी जरूरत है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गीतांजलि ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला। हुकुम साहब आए हैं और आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, उस नौकर ने बताया। गीतांजलि के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। आखिरकार कर्तव्य आ गया है। वो भागते हुए नीचे गई, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, वह स्तब्ध रह गई। नौकर ने हुकुम शाह के आने की बात की थी, कर्तव्य की नहीं, बल्कि ओंकार सिंह चौहान की। पापा, गीतांजलि ने धीरे से कहा। गुन्नू, ओंकार सिंह चौहान ने खुशी से अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे अपनी तरफ बुलाया। गीतांजलि, जो पहले ही बेचैनी से भर गई थी, उसकी बाहों में जाकर छिप गई। कैसी है मेरी लाडो? उन्होंने उसके सिर पर ममता भरे स्पर्श से हाथ फेरते हुए पूछा। ठीक हूँ भी, नहीं भी पापा, गीतांजलि ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। ओंकार सिंह ने पूछा, क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ, थोड़ा बहुत, गीतांजलि ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे दुख है कि तुमने मुझे थोड़ा बहुत याद किया, जबकि मैं तुम्हें बहुत याद करता था, ओंकार सिंह ने कहा। पापा, गीतांजलि ने कहा, मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। ओंकार सिंह ने हल्के से उसके गाल को खींचा और कहा, क्या मेरे नालायक बेटे की कंपनी पसंद आई? गीतांजलि हल्के से मुस्कुराकर बताने लगी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। सारा प्यार पापा पर ही लुटा लोगी? थोड़ा बहुत तुम्हारे काकू साह के लिए भी है? मृत्युंजय ने मजाकिया अंदाज में कहा। गीतांजलि मुस्कुराई और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अहिल्या ने मृत्युंजय से आगे आते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि लेडीज फर्स्ट। काकू साह से पहले काकी माँ का नंबर आता है। मृत्युंजय ने अपनी बारी का इंतजार किया, जबकि गीतांजलि उनकी इस अदा पर मुस्कुराई। अहिल्या आगे बढ़ी। वही गीतांजलि, जो उनके गले लगने ही वाली थी, कि अहिल्या ने कहा, गीतांजलि, तुम्हारे संस्कार कहाँ है? पहले पैर छूने चाहिए। गीतांजलि ने माफी मांगी और उनके पैरों पर झुक गई। तभी अहिल्या ने जल्दी से उसे कसकर गले से लगा लिया।
आई लव यू सो मच गीतू। मेरा मन बहुत पहले से था टिपिकल सास बनने का, और थैंक यू फॉर फुलफिलिंग माई विश। उसने गीतांजलि के गाल खींचते हुए कहा। वो तो कर्तव्य भैया नहीं है और कुछ नहीं बोलते आप वो, पर मॉम मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं चलेगा, युवराज ने पहले से ही उसे समझाते हुए कहा। अहिल्या ने उसके कंधे पर जोरदार थप्पड़ मारा। ज्यादा नहीं बोल रहा तू, बड़े पापा हेल्प मी। युवराज ओंकार सिंह चौहान के पीछे छिप गया, जबकि ओंकार सिंह ने प्यार से उसका सिर सहलाया। वह अब गीतांजलि की खुशी को समझ सकते थे, क्योंकि इतनी बड़ी हवेली में वह इतने दिनों से अकेले ही रह रही थी। वह यह भी बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि वह कर्तव्य के लिए भी बहुत तरस रही है। काफी देर तक हंसी मजाक के बाद सब अपने कमरे में चले गए। लीलावती के कमरे में ईशानी से फोन पर बात करते हुए लीलावती बोली। ईशानी, ईशानी शांत हो जाओ। तुम तो इतनी खुश हो रही हो जैसे कर्तव्य ने शादी के लिए हाँ ही कर दी हो। सुनो मम, वह दिन भी दूर नहीं है, जैसे हमने प्लान किया था वैसे ही सब हो रहा है। कर्तव्य ने गीतांजलि से इन 13 दिनों में एक भी बात नहीं की है, ना एक मैसेज। उल्टा जब युवराज गीतांजलि के बारे में कुछ बोल रहा था तो कर्तव्य ने उसे डांट लगा दी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ, लीलावती फोन पर ईशानी को बताते हुए। ईशु, इधर गीतांजलि का हाल बेहाल है। वह कर्तव्य की एक झलक के लिए तरस रही है। मम, ये तो बस शुरुआत है। जैसे मैंने सफर किया था कर्तव्य और उसे एक साथ देखकर, वैसे ही वह सफर करेगी। वह मुझसे 10 गुना ज्यादा सफर करेगी। उसने वो सारी शर्ट जला दिए, मुझे कर्तव्य के करीब नहीं जाने दिया। अब देखो पूरा का पूरा कर्तव्य मेरे पास है। कंट्रोल ईशानी, हमारा टारगेट सिर्फ गीतांजलि की बर्बादी नहीं है, तुम्हें कर्तव्य को भी अपनी तरफ खींचना होगा, लीलावती ने उसे समझाया। क्या करूं मम, ये कर्तव्य इतना जिद्दी है कि मानता ही नहीं है, लीलावती उसे डांटते हुए। तो उसे शेड्यूल करो, वहां तो गीतांजलि या कोई है ही नहीं जो तुम्हें रोक सके। ये अभी तुम्हारा एरिया है, सो तुम अपने हिसाब से काम कर सकती हो। ठीक है मम, आज रात कुछ अलग होगा, मुझे परेशान मत करना, ईशानी ने एटीट्यूड से कहा। अच्छा, वैसे भी वह ओंकार वापस आ गया है, मुझे उससे थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन बेचारी गीतांजलि को नहीं पता कि उसका भी वही हाल होगा जो उसके ससुर का हुआ था। उसे भी भरपूर नफरत मिलेगी जो ओंकार सिंह को कर्तव्य से मिलती है। बहुत बाप बेटी का प्यार उमड़ रहा है ना, मैं उसे दिखा दूंगी कि मुझसे पंगा लेना क्या होता है, लीलावती ने दांत पीसते हुए कहा। बाप बेटी के रिश्ते के नाटक मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस कर्तव्य की जरूरत है, उसका शरीर और पैसा, बस इतना ही। बाकी सब बाद में। आज रात के लिए मुझे तैयार होना है, तो मैं बाद में बात करूंगी, ईशानी ने कहा। हाँ, दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और कॉल कट कर दिया। शाम को गीतांजलि बगीचे में चाय लेकर गई। ओंकार सिंह चौहान वही गार्डन में बैठे एक फाइल पढ़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ महसूस हुआ। उन्होंने नीचे देखा कि गीतांजलि उनके पैरों के पास बैठी है और कप में चाय डाल रही है। ओंकार सिंह ने उसे प्यार से देखा और उसके सर को सहलाया। कई दिनों बाद उसे इस स्नेह और ममता का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर गीतांजलि मुस्कुराई। पापा, आपकी चाय, गीतांजलि वो चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली। थैंक यू गुन्नू, ओंकार सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने एक घूंट लिया और गीतांजलि की तारीफ की। मुझे इसकी बहुत याद आई, बहुत बढ़िया चाय है, मेरा मन तुम्हारी चाय पीने से धन्य हो गया, गीतांजलि खुशी से मुस्कुराई और धन्यवाद दिया। गुन्नू बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम ईमानदारी से जवाब देना। जी पापा, बोलिए। सच सच बताओ, बिना किसी डर के, क्या कर्तव्य तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? क्या वह अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखता है? वह उसे गौर से देखते हुए बोले। जी पापा, गीतांजलि ने कर्तव्य को याद करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह एक परफेक्ट पति है, मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकती। वह सब कुछ है जो एक लड़की अपने पति में चाहती है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वह मिले हैं। हम धीरे धीरे अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती? क्या हुआ है? ओंकार सिंह चिंता से बोले। नहीं पापा, मुझे बस उनकी याद आ रही है। उसने जल्दी वापस आने का वादा किया था, लेकिन 3 दिन की जगह लगभग 13 दिन 14 दिन हो गए हैं, वह वापस नहीं आए। ना कोई मैसेज किया, ना कॉल। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, यह कह गीतांजलि सुबकने लगी। बेटा रो मत, वैसे भी तुम्हारा पति मुझे पसंद नहीं करता। अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें रुलाया है तो मुझ पर तो आफत ही आ जाएगी। उन्होंने हल्का सा मजाक किया, जिससे गीतांजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने आंसुओं को भी रोक लिया। वह लेट हो सकता है,
आई विल रिटर्न बैक सून। और रही बात कर्तव्य के संपर्क करने की, तो हम कोई योजना बना सकते हैं, उन्होंने समझाया। नहीं पापा, वह सच में एक प्यार करने वाला पति है। मैं उनसे कोई बदला नहीं चाहती। गीतांजलि शर्मा गई। हाँ, हो सकता है। मुझे बचपन से ही पता था कि मेरा बेटा बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी पहले से ही उससे अट्रैक्ट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मिन्नी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। गीतांजलि शर्मा गई। फिर कुछ सोचते हुए, पापा आप भी कर्तव्य जी को बनी बोला कीजिए ना। उनको तो पता है आप उनको बनी ही बोलते हैं। ओंकार सिंह उदास आवाज के साथ, नहीं बेटा, उसको मेरा ऐसा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। डोंट वरी पापा, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ आपसे। गीतांजलि ने उन्हें भरोसा दिलाया। वह उनके घुटने पर सर रखकर बैठ गई, जबकि ओंकार सिंह उसके सर पर प्यार से थपथपाते रहे। तभी मृत्युंजय आया। भाई साहब, राघवेंद्र चौधरी और दामिनी जी आए हुए हैं। अपनी सौतेली माँ और पिता के आने की खबर सुनकर गीतांजलि ने झटके से मृत्युंजय की ओर देखा। मृत्युंजय को गीतांजलि की परेशानी समझ में आ गई। वह उसके पास बैठ गया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं और भाई साहब है ना, चिंता मत करो मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गीतांजलि एक मासूम बच्चे की तरह से रिलाया। वह सच में उनके आने की खबर से डर गई थी। चलो अब आओ, अब तुम चौहानों की बहू हो। तुम्हें लोगों को अपने सामने झुकाना चाहिए। किसी से डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मृत्युंजय और ओंकार गीतांजलि को समझाते रहे। फिर तीनों बगीचे से निकलकर लिविंग एरिया में चले गए। लिविंग एरिया में गीतांजलि ने राघवेंद्र और दामिनी को अहिल्या और लीलावती से बात करते देखा। वहीं युवराज काउच के पीछे खड़ा, हाथ क्रॉस करे खड़ा था। गीतांजलि युवराज के पास गई। उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए युवराज ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे शांत रहने का इशारा किया। राघवेंद्र और दामिनी ने ओंकार सिंह और मृत्युंजय को प्रणाम किया। ओंकार सिंह ने उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा। गीतांजलि ने धीरे से राघवेंद्र के पैर छुए। राघवेंद्र ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, खुश रहो गीतांजलि। लेकिन गीतांजलि को वह गर्मजोशी महसूस नहीं हुई जो कुछ मिनट पहले उसे ओंकार सिंह के साथ महसूस हुई थी। फिर उसने दामिनी के पैर छुए। उसने उसके पैरों को हाथ नहीं लगाया, बल्कि उसके आगे जमीन को अपने हाथ से छुआ। उसे दामिनी की धमकी भरी निगाहें याद थीं। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अपनी आंखें उठाईं और दामिनी की नफरत भरी आंखों से टकरा गईं। दामिनी में अभी भी वही घमंड था। गीतांजलि डर गई। वह कर्तव्य के सीने में छिपना चाहती थी, लेकिन वह यहाँ नहीं था। अंत में दामिनी ने कहा, खुश रहो। गीतांजलि चुपचाप युवराज के पास चली गई। उसके बाद उसने एक बार भी दामिनी की तरफ नहीं देखा। वह दामिनी के यहाँ आने से बेहद डरी हुई थी। कैसे आना हुआ आपका चौधरी साहब? मृत्युंजय ने पूछा। मृत्युंजय भाई साहब, मनीषा की सगाई विक्रांत के साथ तय हो गई है। हम इनविटेशन देने आए थे। गीतांजलि ने अपने पिता के स्वर में मनीषा के प्रति उत्साह और प्रेम को सुना, जबकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिरी बार राघवेंद्र से इतने प्यार से कब बात की थी। यह तो बहुत अच्छी बात है। मनीषा बहुत प्यारी बच्ची है। लीलावती एक नजर गीतांजलि को घूरते हुए बोली। मनीषा अच्छी लगी? मतलब इसमें भी लीलावती जैसी बात होगी? अहिल्या ने फेक स्माइल के साथ कहा, जिसे राघवेंद्र और दामिनी समझ नहीं पाए। दोनों, खासकर राघवेंद्र, मनीषा की तारीफ करते रहे अहिल्या से। अपने पिता से मनीषा की लगातार तारीफ सुनकर गीतांजलि की आंखों में नमी आ गई। उसने ओंकार सिंह की तरफ देखा, जो उसे पलके झपकाकर शांत रहने का इशारा कर रहे थे, और राघवेंद्र ने आगे कहा कि विक्रांत के परिवार वाले मनीषा को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मनीषा एक बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की है। आगे की कहानी।